से बताते चलना, काफ़ी चीज़ें आपको आती हैं, एक तरीके से रिविजरी डिस्कोर्स हम कर रहे हैं। सब बिल्कुल। मेरा यूनिट चल रहा था पार्टनरशिप। क्या भैया, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। पार्टनरशिप का सबसे पहले एक शब्द अलग से आता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या भैया, तो व्हाट डू आई मीन बाय द, पहला आज का मैं टॉपिक ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? हाँ बोलो, रातावाल बोलो। हाँ प्यारे दोस्तों, ये भाई बोला पार्शियल हो जाए या फुल्ली भी हो जाए तब भी चलेगा ना। तो प्यारे दोस्तों, रिलेशन अमंग द पार्टनरशिप विल चेंज। किसी भी कारण से पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हो जाए, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो जाए, एग्री एग्जिस्टिंग रिलेशन चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है ना भैया? रिकॉन्स्टिट्यूशन में फर्म बंद होती है या दोबारा बन जाती है? दोबारा बन जाती है। सबसे पहले इसका था मीनिंग, क्या था भैया? मीनिंग। तो पहला मीनिंग के बाद दूसरी चर्चा कर रहे हैं, इसके मोड तरीके क्या क्या होते हैं, सबको आते होंगे, बताओ। रिविजनरी है। पहला भैया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो फर्म बदल जाएगी ना। दूसरा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तीसरा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। चौथा, चेंज इन रेशियो, है ना भैया? पांचवा, तेज से बता दे दोस्त, तेज से बताओ ना पांचवा। मेरी बहन अरुणिमा कह रही है डिसोल्यूशन, इस बहन को बताओ डिसोल्यूशन में फर्म चलती रहती है या बंद हो जाती है? तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। चौकन्ने रहना, डिसोल्यूशन नहीं है, एमसीक्यू में ये ट्रैप आ सकता है। क्लियर है भैया? अब हमारे ये टॉपिक सिलसिलेवार चलेंगे। तो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि शायद मैं रिडम्पशन पहले करा दूं, बड़ा टॉपिक है। फिर सोचा कि फंडामेंटल के अंदर के बाद एडमिशन में भी मेरे दो टॉपिक नए हैं। क्या क्या भैया? कैपिटल एडजस्टमेंट और कैपिटल प्रोपोर्शनेट। कितने मित्रों को कैपिटल एडजस्टमेंट और कैपिटल प्रोपोर्शनेट के बारे में कुछ कुछ जानकारी है? हाथ खड़ा करो। कितने मित्रों को इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं? मैं फिर उसी गहराई से चलूंगा। ओके जी। सो मैं अभी, हालांकि मैं इनमें दो टॉपिक नए हैं, इनको पूरा लूंगा, पर स्टार्ट बिगनिंग से करूंगा। तो सर प्यारे दोस्तों, मेरी पहली यूनिट स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर को एडमिट करें तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? सबसे पहली समस्या, रेशो वही रहती है या बदल जाती है? सब चीज़ें नोट बनाते रहना, लिखते रहना, आपको आती होंगी, सब रिहर्सल करेंगे लिखने से। एक बारी देखना, एक बारी पढ़ना और एक बारी लिखना, तो हमारे मन में ज़्यादा अच्छे गहराई से बैठ जाता है। तो पहली समस्या क्या भैया? न्यू रेशो एंड, एक और बड़ी शानदार रेशो थी, न्यू रेशो एंड गुड मेरे दोस्त, सेक्रीफाइसिंग रेशो। कौन सी रेशो? मैं एक पैनल को एक बार ठीक कर दूं। सेक्रीफाइसिंग रेशो। प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है? जब किसी कोई पार्टनर फर्म में आता है तो रेस्ट ऑफ द पार्टनर का हिस्सा घट जाता है, वही देते हैं ना, और जिस रेशो में घटता है उसे क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग शेयर। प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला बता दो इसका। प्यारे दोस्तों एक और बता दो, सेक्रीफाइसिंग रेशो नेगेटिव आए तो प्यारे दोस्तों, दूसरा टॉपिक, दूसरी समस्या एडमिशन करेंगे तो क्या आएगी? ट्रीटमेंट नहीं मेरे भाई, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुड दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल एक प्रसिद्धि है, रेपुटेशन है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है। गुडविल को वैल्यूड करने के कितने मेथड हैं? एक या चार? चार किसको आते हैं? पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, चिल्ला के बोलो। इसका दूसरा नाम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड भी था। दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड भैया। तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, के दो नाम थे, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों, फिर सी, पूरा टॉपिक को बांधना है प्यारे दोस्तों एमसीक्यू के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक बताओ, मेरा एक भाई बोल रहा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्यारे दोस्तों, एडमिशन के समय नए पार्टनर से गुडविल का हिस्सा देंगे या ले लेंगे? पैसा ले लेंगे उससे, और कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाए तो छोड़ेंगे या कैपिटल से निकाल लेंगे? इसके ऊपर कैपिटल एडजस्टमेंट और कैपिटल प्रोपोर्शनेट में कुछ खास कहानियां आएंगी, उन्हें बहुत ध्यान से सुनेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद नेक्स्ट है भैया, अच्छा एक बार बताओ, गुडविल
की तरह प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर भी मेरी असेट्स होते हैं। तो चल रातावाल भाई तू कह रहा था मेरे को आता है, तू ही बता। सो प्यारे दोस्त, प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों लिखते हैं? आप ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक क्यों नहीं लिखते? हाँ मेरे भाई, गलत जवाब। हाँ दोस्त, आप बोल रहे थे मेरे को भी आता है ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ आप ही सोनी, हाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, असेट्स है ना, बाकी असेट्स का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते प्लांट एंड मशीनरी का? ये सच्ची बोला। गुडविल असेट्स होते हुए भी बैलेंस शीट की असेट साइड में नहीं आती तो इसका हिसाब किताब करना जरूरी है। जो बैलेंस शीट की असेट्स में उसका हिसाब किताब तो बैलेंस शीट में हो रखा है, इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक के बारे में ट्रीटमेंट नहीं है। किसका ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल असेट्स होते हुए बैलेंस शीट में क्यों नहीं आती? कोई सुनार की नहीं लोहार की चोट करना। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, एमसीक्यू में छोटी छोटी चीजें आएंगी ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कोई भी असेट्स को किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट पे। गुडविल को बताओ हम खरीदते हैं या मेहनत करके कमाते हैं? तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? जीरो। इसीलिए बैलेंस शीट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है गुडविल कभी भी नहीं आएगी। सो प्यारे दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद नेक्स्ट टॉपिक याद दिलाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। भूल गया मेरा भाई एक, रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी हमने जोड़ रखा होगा पैसा, उसे कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर। बहन आ रहा है ना याद? किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। प्यारे दोस्तों, फिर सारी असेट्स और लायबिलिटी को छोड़ेंगे या रिवेल करेंगे? दैट इज कॉल्ड रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अच्छा, फिर यहाँ पे बताना एक पुरानी बात है, सबसे पूछूंगा, कार्तिक जरूर बता देगा। कार्तिक, रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी में अकाउंट्स के कौन से प्रिंसिपल को तोड़ देते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, डैम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। प्रिविडेंस प्रिंसिपल नाम है? बिल्कुल नहीं। कौन सा प्रिंसिपल तोड़ते हैं? हिस्टोरिक। असेट्स में कॉस्ट वैल्यू पे डालते थे जिस दाम पे खरीदते हैं, पर जब एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होती है तो बताओ आज की मार्केट वैल्यू पे डाल देते हैं ना सारी असेट्स को। तो कौन सा प्रिंसिपल तोड़ते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आएगा, इसके माध्यम से एग्जामिनर प्रिंसिपल को चेक करेगा। वैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में नहीं आता लेकिन एमसीक्यू में बनता है। सो प्यारे दोस्तों, रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के साथ बात। नेक्स्ट कोई बताओ, फाइनल अकाउंट, फुल क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? पहला अकाउंट रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। प्यारे दोस्तों, फाइनल अकाउंट के अंदर हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला टाइप हमने किया हुआ है, बाकी 2 टाइप हमने नहीं किए हुए, वो हम करेंगे। वन इज कॉल्ड सिंपल क्वेश्चन, द सेकंड इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या भैया? और तीसरा केस है कैपिटल प्रोपोर्शनेट। क्या भैया? कैपिटल प्रोपोर्शन। ये 2 नए केसेस हैं, ये पहले नहीं होते थे, इसीलिए तय है कि हमारे एडमिशन से मेरे को लगता है 5 या 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से सीधे सीधे आएंगे। सो इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल प्रोपोर्शनेट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस सब भरे होंगे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट को सावधानी से सुनना, और उसकी शॉर्ट कहानियां ज्यादा आएंगी और शॉर्ट कहानियां ही मैं आपके सामने रखूंगा। तो एक एक करके सब चीजों को रिवाइज करते चलेंगे, नोट्स बनाते रहना। ये सारा ब्रीफ है जो हमें इस चैप्टर के दौरान करना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या था? न्यू रेशो। एंड कौन सी रेशो भैया? सैक्रिफाइसिंग रेशो। भैया सब बताना, सबको आता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हालांकि पहले 3 केस सिंपल लूंगा, चौथा 5वां केस में ज्यादा अच्छे लूंगा। ध्यान से चलना, कोई केस को छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर एक भी चीज को रिवाइज करने से छोड़ दिया तो एरर की संभावना बढ़ जाएगी। एरर नहीं होनी चाहिए, और मैं आपसे पूछता चलूंगा, बताते भी चलना, और एक हाथ से लिखते चलना। एक आंख और एक हाथ और आधे दिमाग का लिखने में इस्तेमाल करना, बाकी आधे दिमाग का इस्तेमाल समझने में करना। दोनों काम तेज चलना, हम स्पीड से चलेंगे। केस 1, कौन कौन पार्टनर थे नाम बताओ? ए और ए बी। भैया ए बी की रेशियो बताओ क्या थी? 3:1। किसको एडमिट किया? सी को। सी का एडमिट किया तो हिस्सा कितना मिला? 1/5। दिस इज वेरी सिंपल केस। कहता है न्यू रेशियो निकालो। कौन सी रेशियो निकालो? न्यू शेयर। सो प्यारे दोस्तों, कम टू द सॉल्यूशन। टोटल शेयर को क्या मान ले नई फर्म के? 1। गुड भैया। 1 में से बताओ नया हिस्सा किसका पता है? सी का। सी का नया नहीं निकालना, ए और बी का नया निकालना। तो 1 में से 1/5 घटा दो तो क्या बच जाएगा? रिमेनिंग शेयर। जिनको आता है मेरे से पहले करना है दोस्तों, आता है तुम सबको। 1 - 1/5। कोई भूल गया हो तो वो रिवाइज करना। रिमेनिंग शेयर कितना बच गया?
4/5। ये किस किस का है, कोई सबको बता दो। ए और बी का। किस रेशो में बांट लेंगे ए और बी? जिस रेशो में पुराने बांटते आए उसी रेशो में, दैट इज कॉल्ड 3:1। अगर क्वेश्चन में कहा कंटिन्यूइंग पार्टनर ने इक्वल रेशो में डिवाइड करना है तो 1:1 में बांट लेंगे ना भैया। तो अभी 3:1, 3 के नीचे 4 लिख दूं। तो प्यारे दोस्तों इसका 3/4 सॉल्व करके ही लिख रहा हूँ। ए का हिस्सा कितना आ गया, 4 से 4 कट गया, 3/5। बी का हिस्सा कितना आ गया दोस्तों, 1/5। तो ए बी और सी की न्यू रेशो क्या पता चल गई, 3/5, 1/5, 1/5। कौन सी रेशो आ गई, न्यू रेशो। तेज तेज चलना है, प्रैक्टिस के साथ चलना है। आप कौन सी रेशो और निकालो, सेक्रीफाइस। भैया ये कोई मुश्किल केस है या सिंपल वाला केस है? सिंपल वाले केस में कोई शॉर्टकट बताओ, कोई फॉर्मूला बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या होता है। होल शेयर माइनस न्यू शेयर। त्याग कौन कौन करेंगे भैया, ए और बी। घटा के कोई भी निकाल लेगा। कोई बताओ, इसमें आसान तरीका था। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे नहीं निकालेंगे, सिंपल आएगी। क्या आएगी भैया, 3:1। याद है भैया, कितनों का हो गया, रेज योर हैंड्स, कितनों का हो गया। तेज चलना है, वेरी गुड। ये सबको आता है। हम एक एक करके सारे केसेस को ब्रीफ कर लेंगे भैया। पहला केस खत्म। दूसरा केस फ्रॉम कनेक्टर वाला आता था। कौन सा आता था भाई, फ्रॉम। चलो दोस्तों दूसरे केस पे चलते हैं, सबको आता होगा। दैट इज माय केस 2। केस 2 के अंदर फिर आ जाते हैं। कौन कौन पार्टनर है, नाम बता दो भैया। ए और बी। ए और बी की रेशो क्या थी भैया, 3:2। तो 3/5, 2/5। सी एडमिट एंड गेट 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। कनेक्टर क्या, सी को किस किसने हिस्सा दिया, ए ने, बी ने या दोनों ने? जब भी ऐसा है तो दिस इज मोर इजियर क्वेश्चन दोस्तों। जिनको आता है तेजी से चलना है, स्पीड लगा के चलना है, मेरे से आगे चलना है। प्यारे दोस्तों ए का पुराना हिस्सा कितना था, 3/5। ए ने सी को कितना दे दिया, 1/5। जब दे ही दिया तो बचा कितना, घटा के मैं निकाल लूंगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड 2/5। बी का हिस्सा कितना था प्यारे दोस्तों, 2/5 था। उसने कितना दिया, 1/5। तो रेस्ट ऑफ द शेयर इज 1/5, है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों सबसे अच्छा सी का हिस्सा है। सी को किस किस से मिला भैया, ए से भी 1/5, बी से भी 1/5। दोनों को जोड़ लें तो कितना आ गया, 2/5। न्यू रेशो ए की, बी की, सी की पता चल गई। A:B:C, 2/5:1/5:2/5। प्यारे दोस्तों नहीं आया है, आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना फॉर्मूला से तो आसान सा है, फॉर्मूला याद दिला दो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बताओ ए ने कितना दिया है सी को, 1/5। बी ने कितना दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यही होगी ना भैया। ये गलत है, कोई गलती बता दो मेरी। नीचे एलसीएम सम होना चाहिए, ये गलत है। एलसीएम 5 कॉमन ले लो तो या तो 1:1 कह लो या 1/2:1/2 कह लो। क्या ये आ गया, कनेक्टर 4। हम कोई भी चीज को छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, एरर लेस काम करने के लिए बहुत जरूरी है। तेज तेज चलते रहेंगे मेरे दोस्तों, मजा आ रहा है, मजे से करना, मेरे से आगे चलना। केस नंबर 3 ट्रेडिशनल केसेस है। मैं अभी थोड़ा हाइपर केसेस पे आपको ले आऊंगा। केस नंबर 3 पे आ जाओ प्यारे दोस्तों। दोबारा देखना कौन कौन पार्टनर थे, ए और बी। इनकी रेशो क्या थी, 3:2। डिवाइड में 5 लिख दो भैया। सी को एडमिट किया, सी गेट 1/3 ऑफ, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ दूसरी भाषा में। ए सरेंडर, कौन कौन सी को एडमिट कर रहे हैं भैया, ए सी को हिस्सा कौन कौन देंगे, ए और बी। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अच्छा ए ने कितना दिया है, 1/3 या अपने हिस्से का 1/3, अपने हिस्से का 1/3। ऐसे बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। याद आ रहा है ना भैया, इसका करेक्टर फ्रॉम है या ऑफ है, ऑफ है। जरा तेज तेज चलेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं भैया। ए ने कितना सरेंडर किया, ए का हिस्सा कितना था भैया, ए ने कितना दिया था, 1/3 या 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो 1/3 ऑफ हिज शेयर कितना था भैया, 3/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 से 3 बचेगा या कट जाएगा। तो कितना त्याग कर दिया ए ने, 1/5। किसी को नहीं आए तो पहले देख लेना भैया, कृष्णा आता है ना। सो ए के पास अब एज न्यू शेयर कैसे निकालू भैया, ए के पास 3/5 था, उसने कितना त्याग किया है भैया, 1/5। कितना बच गया, 2/5। ए का नया हिस्सा आ गया। अब ऐसे बी का निकालू, बी ने कितना सरेंडर किया प्यारे दोस्तों, उसने लिखा था हाफ ऑफ हिज शेयर, हाफ ऑफ, और बी का हिस्सा कितना था, 2/5। काट दिया भैया, कितना त्याग किया उसने, 1/5। सो प्यारे दोस्तों मैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बीज न्यू शेयर।
सो प्यारे दोस्तों उसके पास 2/5 था, 1/5 उसने दे दिया, कितना बच गया 1/5। बी का आ गया प्यारे दोस्तों, अब किसका निकाले, सी का। सी को किस किसने दिया है, ए ने भी और बी ने भी। तो 1/5 ए से मिला, 1/5 बी से, कितना आ गया 2/5। ए बी सी की न्यू रेशो आ गई। ए का हिस्सा कितना था भैया 2/5, बी का कितना था 1/5, सी का 2/5। न्यू रेशो आ गई। अब दूसरा रेशो और निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर। फॉर्मूला याद दिलाओ, चिल्ला के बोल रहा है, होल शेयर माइनस न्यू शेयर। घटा के कोई भी निकाल लेगा, लेकिन बहुत आसान है। ए ने कितना त्याग किया था 1, बी ने कितना त्याग किया था। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज बाय शॉर्ट 1:1 ना भैया। थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ, किसी का रह गया हो तो तेजी से चलना, थोड़ा सा बहुत थोड़ा ज्यादा स्पीड से चलेंगे दोस्तों। क्या ये आ रहा है पक्का। ये 3 ट्रेडिशनल केसेस, अब बढ़िया वाले केसेस। अब जरा ध्यान से चलना, सीयूईटी में ट्रेडिशनल आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल आएंगे आसान आएंगे सब आएंगे। और प्यारे दोस्तों एक बात तय है भैया, कुछ चैप्टरों के अंदर तो ऐसी ग्रिप होनी चाहिए जिसके अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए धड़ल्ले से निकालेंगे। क्लियर है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों कम टू द नेक्स्ट, इट्स अ वेरी स्मार्ट केस भैया। केस नंबर कौन सा है भैया 4। अब आप बताना भैया, कहता है ए और बी पार्टनर है, सब बताओ ए और बी पार्टनर की रेशो, ओल्ड रेशो क्या थी 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट सी, किसको एडमिट कर रहे हैं भैया सी। अब ये कंपटीशन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अच्छा सी को इस तरीके से एडमिट किया ताकि बी और सी की रेशो, ध्यान से सुनना, कौन कौन से पार्टनर की रेशो, बी और सी की रेशो 5:7 हो जाए। क्या हो जाए 5:, मैं दोबारा लिखूं 5:7। पक्का है ना भैया। अब ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, एबीसी की न्यू रेशो बता दो। प्यारे दोस्तों मेरे कुछ मित्रों को याद है, ये मैंने कराया था ना 12th में भी, 12th के लिए नहीं था हालांकि। प्यारे दोस्तों पहले इसको तरीके को देख लेना, इन दोनों में कॉमन आदमी का नाम। अच्छा अब जरा देखना, यहाँ बी है, मेरे को ए बी सी चाहिए तो कनेक्टर बी हो सकता है ना भैया, लेकिन इन दोनों की रेशो क्या सेम है। अब ये सेम होती तो मैं जोड़ देता रेशो को, ये सेम नहीं है। अब ये सेम कैसे बनाऊं, ध्यान से सुनना, मेरे कई मित्रों को आता होगा कईयों को नहीं आता हो। इसके लिए भैया इन दोनों को सेम बनाने का एक गजब का तरीका है। फिर दोस्तों यहाँ क्या लिखा है सब बताओ। इसकी 5 से मल्टीप्लाई करो, रेशो की किसी से भी मल्टीप्लाई करें, कुछ भी कॉमन निकाले, रेशो नहीं बदलती। मल्टीप्लाई करके बताओ 15:10 ना यहाँ। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा था, तेज से बोलो ना, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके बोलो 10:14 ना भैया, मैं 14 एक बार ठीक लिखूं। अब जरा देखो क्या बी की रेशो मैच कर गई कॉमन आदमी वाले की, पक्का। सो अब मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा 15:10:14। परफेक्ट सीयूईटी लेवल है भैया। क्या ये सुंदर वाला क्वेश्चन आ गया, तेज तेज चलना, आ गया ना रमन सिंह, सबको आ गया। ध्यान से चलना, अच्छे से चलना, जम के चलना दोस्तों, जमा के चलना। आर यू गॉट इट। सो वेरी सिंपल। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। मैं अब एक सिंपल से केसेस को एक अलग तरीके से कह के लेता हूँ, इनका दीन मान नहीं है, कैसे भी बदल के आ सकते हैं। कि रेशो के स्पेशल केसेस को आपके सामने रख रहा हूँ। केस नंबर 5। अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना, एबीसी आर पार्टनर, अब एडमिशन की बात नहीं कर रहा, आप बहुत ध्यान से सुनना, कौन कौन पार्टनर है भैया, एबीसी आर पार्टनर, अमंग देम ए गैट 30%, कितना परसेंट 30%, and rest of the share is divided among B and C in equal ratio. It's so easy। 1 मार्क के ऐसे बकवास क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं। रेशो बताओ, आप कोशिश करो, ये बहुत आसान सा है। बहुत बढ़िया बोली मेरी बहन, 3:, अच्छा एक बार सब देखना, कुछ बोल रहे हैं लेकिन बहुत मंद आवाज में बोल रहे हैं, तेज से बोलो अगर आ गया तो। 6:7:7, anyone else? प्यारे दोस्तों अब जरा रुको, 6:7:7 लॉक किया, और कोई ओपिनियन। अच्छा एक बार बताओ टोटल परसेंट कितना होता है 100% में, ए का कितना, तेज से बोलो ना, टेबल बना के ही करना। अब बताओ रेस्ट ऑफ द हिस्सा कितना बच गया, 70% को बराबर बराबर बांटो, 35 और 35, तो न्यू रेशियो क्या हो गई 35% इज टू 30% इज टू 35% इज टू 35%। परसेंटेज भी कॉमन ले लूं और प्यारे दोस्तों 5 भी कॉमन ले लूं तो
व्हाट विल बी 6:7:7? जरा देखना, क्या आपने पहले सही बोला था? कहाँ बोला था? 3:7:7। जिन्होंने सेक्स बोला वो सही था। ओके, वेरी गुड टू देम। सो दिस इज सो वंडरफुल। इजी है ना? सबको आया? यार दोस्तों, ऐसे छोटे मोटे केसेस खूब बन के आएंगे, पर ऐसा नहीं सोचना नए हैं, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना और करना। ठीक है जी? क्या मैं आगे चलूं? नेक्स्ट, रेशो के बाद ऐसा अमूमन माना जाता है कि एडमिशन बड़े चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 6 और 7 टॉपिक बनते हैं, तो प्रोग्रेसिवली हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने पहली समस्या पढ़ी, क्या भैया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग, बीएमएस, बीएफआईए, बीबीई के अंदर आप पूरा एक बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कुछ में तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे पूरा एक सब्जेक्ट आ जाएगा। इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इट्स अ वेरी स्मार्ट टॉपिक। इसके कई क्वेश्चन, एक से ज्यादा तक आपको देखने में मिल सकते हैं। आइए इसके प्रयोग को करते हैं। क्या भैया? अब मेरा बी टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या भैया? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने पहले भी बहुत काम किया था, पूरा गो थ्रू करेंगे, सब बताते चलना। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की पहली विधि का नाम एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का भैया नया वाला नाम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ज्यादातर संभावना है ये नए मेथड के नाम से बोलेगा प्यारे दोस्तों, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड के कुछ केसेस ले रहा हूं, आप बहुत चौकन्ने होके बातचीत करते रहना। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट किताब बताओ, टीएस ग्रेवाल है, टीके गोयल है, जैन ब्रदर है, या एनसीईआरटी है? सो एनसीईआरटी को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल तुम्हें कहानी बना के खुद ही करा दूंगा। सो पर फिर भी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के एक बार पेज पलट लेना, और प्यारे दोस्तों एक हाइलाइटर लेके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट कर लेना। क्लियर है? सो कम बैक टू द पेवेलियन, वापस आ जाओ। एवरेज प्रॉफिट मेथड का केस नंबर 1। प्यारे दोस्तों, कोई याद दिला दो, कोई एबनॉर्मल लॉस हो किसी साल, तो प्यारे दोस्तों क्या करते हैं? चिल्ला के। अगर किसी को नहीं आता तो भैया रोक के पूछ लेना, तुम्हारा पूछना जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे? ये कृष्णा भाई बोल नहीं पाया, मुझे शक हुआ, कृष्णा भाई को बताओ प्लस क्यों करते हैं? एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस, मेरा आग लग गई गोडाउन में, तो मेरे बाजार में पंखों की कोई गुडविल कम थोड़ा ना होगी। तो एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट कम हो गया तो गुडविल कम आएगी, लेकिन गुडविल कम नहीं होती। इसीलिए घटी हुई चीज, लॉस को खत्म करने के लिए वापस क्या कर देते हैं? ऐड। एबनॉर्मल गेन हो जाए तो क्या करेंगे? माइनस। आर यू गॉट इट? दो चीजें मेरे दोस्तों, कभी भी इसको नोट बनाकर लिख लेना उचित रहेगा। एबनॉर्मल लॉस होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लस। एबनॉर्मल गेन होगा तो कोई बता दो, ऑलरेडी जुड़ा होगा। एबनॉर्मल गेन बोले तो मैंने सपोज करो अपना जमीन को 10 लाख फायदे में बेचा, जमीन के फायदे में बेचने से पंखों की गुडविल थोड़ी ना बनेगी मैन्युफैक्चरर की। सो अगर मैं उसी प्रॉफिट से गुडविल निकालूं तो ज्यादा आएगी, नहीं होनी चाहिए, तो मैं घटा दूंगा। आर यू गॉट इट? ऐसा करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। ये पहली बात याद आ गई। दूसरी बात भैया, एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से निकाल सकते थे। वन इज कॉल्ड सिंपल एवरेज। भैया कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज। देन द अनदर इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। कौन कौन से? 12वीं की क्लास में वी आर यूजिंग, क्वेश्चन में वेट दे दे तो वेटेड एवरेज, अदरवाइज सिंपल एवरेज। बट नो नो, दिस इज नॉट द फैक्ट वन। अब हम सीयूईटी के एग्जाम दे रहे हैं, मैंने बताया था सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट जितने भी दे रखे हैं सबका सम करेंगे, सिग्मा पी निकालेंगे, और सबके प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। वेटेड एवरेज में वेट दे रखा होगा, वेट इनटू प्रॉफिट करेंगे और वेट से डिवाइड करेंगे। अब कोई ये याद दिलाओ, सिंपल एवरेज का, वेटेड एवरेज का। अगर गुड मेरे दोस्त कार्तिक, गुड भैया रातावाल। सो प्यारे दोस्तों, अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ता हो या कंसिस्टेंटली, तो प्यारे दोस्तों हम कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे? वेटेड एवरेज। अगर बीच में बढ़ता भी हो और घटता भी हो तो कौन सा एवरेज? आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों, दो बातें अभी मोटे तौर पे कही। एबनॉर्मल लॉस आया, जल्दी जल्दी बोलते रहना, क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन आया तो क्या करेंगे? प्यारे दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके कौन कौन से? हमेशा कौन सा एवरेज निकालेंगे? सिंपल एवरेज। लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ रहा हो या कंसिस्टेंटली घट रहा हो तो सिंपल एवरेज नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे?
आओ दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन को लेता हूं जिसमें इन सारी कहानियों को मर्ज करके आपके सामने रखता हूं, ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों, सपोज करो मुझे प्रॉफिट दिए गए 2010 का, 2011 का, 2012 का और 2013 का। माय प्रॉफिट्स आर 2010 का भैया 10,000 है, फिर 50,000 हो गया, फिर 1,00,000 रुपया 80,000 हो गया, फिर प्यारे दोस्तों 2,00,000 रुपये हो गया। दीज आर द प्रॉफिट। क्लियर है ना भैया? हमें क्वेश्चन में कहा पहले साल 2010 के अंदर देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस। क्या था? चिल्ला के बोलो। 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस कैसे भाई? लॉस बाय फायर हो गया, चोरी हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। कितने हजार रुपए का? क्या करो इस 10,000 को ऐड कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट बता दो कितना आएगा, 10,000 या 20,000? पक्का ना भैया? दूसरे साल कुछ नहीं कहता तो एज इट इज 50,000, तीसरे साल कुछ नहीं कहता तो एज इट इज 80,000, चौथे साल कहता है एबनॉर्मल गेन हो गया। क्या हो गया भैया? हमने अपना जमीन का टुकड़ा 1,00,000 प्रॉफिट पे बेचा। कितने लाख प्रॉफिट पे बेचा? तो क्या करूं, इसको कोई याद दिला दो, माइनस कर देंगे। कितना आ गया भैया? 1,00,000। अब प्यारे दोस्तों मेरे पास चारों साल का प्रॉफिट आ गया, नहीं आया? आ गया। अब कोई बता दो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? मेरा भाई रमन सिंह कहता है सिंपल एवरेज। इस रमन सिंह भाई को बताओ पहले साल का प्रॉफिट, फिर 50,000, फिर 80,000, बीच में घटा या केवल बढ़ रहा है? कंसिस्टेंटली बढ़े तो कौन सा आ गया रमन सिंह? इसमें सिंपल एवरेज कतई मत लगा देना, उड़ जाएगा क्वेश्चन। 12वीं नहीं पढ़ रहे, सीयूईटी पढ़ रहे हो दोस्तों। कॉलेज के अंदर ये नियम कारगर है और तुम्हारे पेपर सारे लेक्चरर चेक करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा एवरेज? वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज कब करना है ये समझ में आ गया। वेट कैसे देते थे मैंने चर्चा करी थी, कोई बता दो वापसी। सबसे करंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट देना, उससे पिछले को कम, उससे कम, उससे कम, सबसे लास्ट ईयर को वेट सबसे कम दूंगा, उसके बाद बढ़ाता चलूं वेट। क्या वेट देने आ गए प्यारे दोस्तों? वेट इंटू प्रॉफिट करेंगे, तेज चलेंगे। आ रहा है ना भैया? दिस इज 20 इंटू 1 दैट इज 20,000। 50,000 इंटू 2 1,00,000 रुपया हो गया ना भैया। 8 या 24 2,40,000 हो गया दोस्तों, 4,00,000 हो गया। जोड़ो दोस्तों, 4, 5, 6, 7,60,000 हुआ क्या? टोटल करो वेट का भी, 10 हुआ क्या वेट का टोटल? हाँ भैया। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा भैया? 7,60,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 76,000। कितना आ गया? मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक कहानी को और जोड़ता हूँ। क्लियर है क्या? 3 पॉइंट ये निकाल लिए थे प्यारे दोस्तों। एवरेज प्रॉफिट का नया वाला नाम, चलो एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा रुकता हूँ, नेक्स्ट कहानी बना लूंगा। ज्यादा कहानियां एक में जोड़ना हूँ कि लग नहीं रहा। आ गया मेरे भाई यहाँ तक? अच्छा, अब ये कहता है कि हम जो पुराने बिजनेसमैन है, हमसे पूछा गया नया बिजनेसमैन आपसे कितने साल आगे है? 3 साल आगे है। कितने साल आगे हम नए बिजनेसमैन के कंपैरिजन में? हम जितने साल बिजनेस पुराने बिजनेसमैन के कंपैरिजन में, नए बिजनेसमैन के कंपैरिजन में सॉरी आगे हो, उसे क्या कहते हैं? चिल्ला के रमन, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद है ना भैया? बीकानेर के सामने आज ही हम दुकान खोल के बैठ जाएं, आज उसकी टक्कर में नहीं आएंगे। बीकानेर की टक्कर में आने में 3 साल लग गए, तो बीकानेर वाला हमसे कितने साल आगे है? 3 साल। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब गुडविल निकालना है प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला नहीं रटना प्यारे दोस्तों। एक साल में हम कितना कमाते हैं? 76,000, 76,000। हम कितने साल आगे? 3 साल। तो 3 सालों में किसी भी ऑर्डिनरी मालिक से हम कितने फालतू कमा लेंगे? 6 18, 7 21 और 1 22, 2,28,000। तो हमारी यही गुडविल हो गई ना भैया। फॉर्मूला बता दो क्या हो गया भैया? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। तेज तेज चलना। आर यू गॉट इट? पक्का। एबनॉर्मल गेन लेके आया, एबनॉर्मल लॉस लेके आया। अब ये वेट क्यों लिए थे दोबारा बताओ? कंसिस्टेंट। अगर बीच में 20,000 के बाद 10,000 फिर 80,000 ऐसा हो जाता तो बढ़ना घटना होता, तो कौन सा एवरेज लेते? सिंपल एवरेज। क्या ये आ गया? चलो दोस्तों, केस नंबर 2। जल्दी से दोस्त हु लेफ्ट नोट जरूर करते चलना, छोड़ मत देना कोई भी चीज। और अगर किसी को समझ नहीं आया, पहली बार कर रहा है मेरा मित्र, कोई भूल गया, तो मोबाइल उठाना और स्क्रीनशॉट, जो लाइव बैठे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहना, और जो फिजिकली बैठे हैं मोबाइल से फोटो खींचते रहना। पर ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। केस 2। कौन सा केस?
केस। पहले बेस एक बार रिवाइज करा दूं, फिर सीयूईटी लेवल पे लेके चलूंगा तुम्हें, बहुत ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों। फिर कहता है पहले साल का प्रॉफिट दोस्तों 20,000 रुपया, फिर प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपया, फिर प्रॉफिट रह गया 40,000 रुपया, फिर प्रॉफिट आ गया चौथे साल का 60,000 रुपया। प्यारे दोस्तों आप बताओ, चारों साल का प्रॉफिट है, कहता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड लगाना है। बताओ वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज। मैं फिर दोबारा कह दूं, एवरेज एबनॉर्मल गेन हो जाए तो क्या करेंगे, तेज से बोलते रहना, माइनस। एबनॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे। मैं इस कहानी में उसे नहीं ले रहा। कहता है भैया मुझे एस्टिमेट प्रॉफिट निकालना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए इट इज एस्टिमेटेड दैट, कहता है आफ्टर कोरोना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट घट गया या बढ़ गया। सो प्यारे दोस्तों इस कारण से हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 5, इन्फ्लेशन रेट कितना परसेंट है भैया आज की डेट में, 7% मान लेता हूँ, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 7% डिक्लाइन करेगा। आर यू गॉट इट, सबको आया। अब ये कुछ बढ़िया हो रहा है, दोबारा से बात करते हैं। कहता है बाजार में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया जिसके कारण हमारा अगले साल का अंदाजन प्रॉफिट कितना परसेंट कम हो जाएगा, 7%। आर यू गॉट इट प्यारे दोस्तों, पहली बात ये। दूसरी बात और ले लेते हैं प्यारे दोस्तों, अगले साल अगले पोस्ट कोविड के अंदर बाजार में डिमांड ज़्यादा रेज हो गई, हम एक्सपोर्ट करने लग गए। क्या करने लग गए, एक्सपोर्ट करने लग गए। एक्सपोर्ट करने से हमें स्पेशल ऑर्डर मिला जिसके ऊपर हमारा प्रॉफिट, ऐसा पूरा कह सकता है स्पेशल ऑर्डर मिला 1 लाख रुपए का, जिसको बनाने में हमारा 60,000 का खर्चा आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, 40,000 ना। आर यू गॉट इट, ये हमारा एस्टिमेटेड है नेक्स्ट ईयर से। किससे, नेक्स्ट ईयर से, और ये हमेशा के लिए रहेगा, फॉर हमेशा के लिए, फॉर एवर रहेगा। अब कहता है, और तीसरी बात कहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब हम कितने साल आगे हैं, देख के बताओ, 2 साल। क्लियर है। कहता है गुडविल निकालो एवरेज प्रॉफिट मेथड या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन आ गया सबको, लिखते साथ के साथ चलना, नहीं लिखा तो द लास्ट वर्ड बनते समय नहीं रहे लगेगा दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों अब जरा बोर्ड पे आ जाओ क्योंकि अब थोड़ा सा अच्छा है। कोई बताओ पहले क्या करो, तेज से बोलो ना। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबको जोड़ दो दोस्तों, 2 लाख ना भैया, 2 लाख की एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितने सालों का समय, 4। तो किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। 4 से डिवाइड करके बता दो कितना भैया, 50,000 नहीं आया या आ गया। चल मेरे बहन आपकी बारी, अब क्या करूं बहन। लोग तो कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ योर परचेज से गुडविल आ जाएगी। बता सकेगी बहन, आप बता पाएंगे मेरे भाई। हाँ दोस्त, खुश, तेरी बारी। क्यों मेरे भाई, उस भाई को मैं बताया नहीं पर तेरे को तो मैं पढ़ाया। कोई बताओ मुझे, यहाँ एवरेज प्रॉफिट चाहिए या एस्टिमेटेड कमाई और खर्चे दे रखे हैं, तो मेरे को एवरेज प्रॉफिट ज्यादा अच्छा वर्ड होगा या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब फ्यूचर, भविष्य में एवरेज प्रॉफिट क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज प्रॉफिट इसीलिए निकालता हूँ कि भविष्य में मैं अंदाजन कितना कमाऊंगा। अगर क्वेश्चन सिंपल होता तो बताओ भविष्य में अंदाजन कितना कमाता, 50,000, लेकिन रिसेशन के कारण बताओ मेरा प्रॉफिट कितना घट गया। अब भैया ध्यान से सुनना भैया, मैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल रहा हूं भैया। मेरा अभी प्रॉफिट कितना था बताओ, भविष्य में मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट डिक्लाइन करेगा, तो 7% डिक्लाइन करेगा तो 93% रह जाएगा। बोलो ना या हाँ, क्या ये आ रहा है। तो मैं एवरेज प्रॉफिट पर रिलाय करूं या एस्टिमेटेड प्रॉफिट अलग होगा, अलग होगा। आ रहा है ना भैया, सॉल्व करके कोई बताओ कितना आ गया। 5 3 15, 9 5 ने 45 और 1 40, 46,500। क्या इतना आया। अब प्यारे दोस्तों एस्टिमेटेड के बेसिस पे एक नहीं 2 एंट्रियां थी। अब उसने कहा मेरा भविष्य में क्या होगा भैया, मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ने से मैं हर साल कितने 4,000 फालतू कमाऊंगा, 40,000। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताओ यही रहेगा या बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा। तो मेरे दोस्तों फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, 86,500। कितना आएगा भैया, एफएमपी की फुल फॉर्म याद दिला दो। अमन आ रहा है दोस्त। अच्छा अब बड़ा आसान है भैया, मैं एक साल में कितना अंदाजन भविष्य में कमाऊंगा, 86,500। कोई बता दो कितने साल आगे हूं, तो
2 साल में अंदाजन मैं कितना फालतू कमा लूंगा किसी भी आम इंसान से इतना, और यही मेरी गुडविल होगी। आर यू गॉट दिस वन वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। क्या एफएमपी पर बेस्ड चीजें आ गई? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य का एस्टिमेटेड खर्चा दे दे, प्रॉफिट दे दे, तो एवरेज प्रॉफिट में उसको एडजस्ट करिएगा और अंदाजन प्रॉफिट निकालिएगा। मेरा गेस वर्क कहता है गुडविल के अंदर ये एफएमपी आएगा, तो इसको बहुत चौकन्ने होकर ध्यान से करना। चलो भैया आगे। बहन कितना परसेंट खर्चा बढ़ रहा है? 7% मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है, तो देख मैंने 7% निकाल के घटा दो, ये की बात है, या 93% निकाल लो, एक ही बात है ना। आ गया ये? नहीं बहन, मैंने कहा ये एक बार बढ़ेगा या एवरी ईयर बढ़ेगा? अगर मैं कहूँ एक बार बढ़े तब तो नहीं लेता, एवरी ईयर बढ़ेगा तब तो लेना है ना। और कोई मेरा भाई बहन पूछो। चलो दोस्तों, केस नंबर 4, केस नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा है, मैं रब कर लूं। सो प्यारे दोस्तों, केस नंबर 3, अब इसमें थोड़ा अच्छा लगाऊंगा वैल्यूज, जरा ध्यान से चलना। पर दिस इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन। किसका है भैया ये? एनसीईआरटी की सारी ट्रांजैक्शन को लूंगा। एनसीईआरटी बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्तिक, बहुत ध्यान से, मन नहीं भटकना चाहिए पढ़ते वक्त। सो प्यारे दोस्तों, अभी ट्रांजैक्शन किसी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की एक साल में बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए आई एम मेकिंग अ टेबल दैट इज 2006, 2007, 2008, और माई अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st दिसंबर। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, मुझे कहा गया, मेरे को 2009 भी ले लेता हूँ, कहा गया सबसे पहले इन चारों सालों का प्रॉफिट दे दिया, बोला पहले 5 लाख, फिर प्यारे दोस्तों 3 लाख घट गया, फिर बढ़ गया 6 लाख, फिर बढ़ गया 7 लाख। अब बताओ प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है क्या? आंसर इज नो। तो बताओ वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज? मैं चारों को ऐड करता, 4 से डिवाइड करता, लेकिन कुछ कुछ चीजें दी। अब एक एक चीज को रोक के पढ़े, ध्यान से सुनना भैया। कहता है पहली एंट्री, ऑन 1 अक्टूबर 2008 को मेजर रिपेयर करी। क्या करी भैया? कितने हजार की? 50,000 रुपए की। अच्छा, मेजर रिपेयर बताओ खर्चा होता है या असेट्स होता है? चिल्ला के। मेजर रिपेयर का मतलब ओवरऑल कर दिया, जिससे प्लांट की मशीनरी की लाइफ 10 साल बढ़ गई, तब ये खर्चा नहीं है, एसेट्स है। बट गलती क्या की? बट ट्रीटेड एज रेवेन्यू। क्या गलती करी हमने? क्या मान लिया हमारे अकाउंटेंट ने? खर्चा मान लिया, तो एक गलत एंट्री हो गई। सो प्यारे दोस्तों, अब दोबारा बताओ मेजर रिपेयर क्या होनी चाहिए, कुछ और या असेट्स? और इस असेट्स पे हमारी बुक के अंदर डेप्रिसिएशन लगता है। जरा देख के बताना मैंने क्या लिखा। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड याद दिला दो, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। बोलो कौन सा मेथड पसंद करोगे? जो मुश्किल लगे वो बोलना। रिटर्न डाउन वैल्यू लेते हैं, क्लियर है ना? पर है ना? आर यू गॉट इट? अब जरा वापस आओ, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा बताओ। 2008 की बात कर रहा है ना। पहले मेजर रिपेयर कितने की थी भैया? 50,000। बताओ हमने P&L के कहाँ डाले होंगे? बताओ, उससे मेरा प्रॉफिट सही आया होगा या कम आया होगा? कम आया होगा। मेरे को यहाँ नहीं डालना, गलत डाला तो मेरा प्रॉफिट सही है या कम है? कम प्रॉफिट को सही करने के लिए क्या करूं? ऐड कर लूं। क्या ये आया? मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट मेजर रिपेयर। आर यू गॉट दिस वंडरफुल एंट्री? क्या याद आ गया प्यारे दोस्तों? अब इस रिपेयर पे मैंने खर्चा डाल दिया, तो असेट्स में नहीं दिखाया, मैंने ऐसा करके अपना प्रॉफिट तो रेक्टिफाइड कर लिया। अब बताओ इसके ऊपर क्या बिल्कुल नहीं लगाया होगा? अब बताओ किस डेट को खरीदा था? मजा नहीं आया। तो 2008 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा या 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का? कितने की खरीदी थी हमने? तो मेरे दोस्तों 2008 में जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो 50,000 पे 10%, और वो भी 4 महीने का ना, है ना भैया? 5,000 4 दिए 12, कितना बन गया दोस्तों? मैं एक बार दोबारा कह दूं, बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बहन। कितने महीने का हुआ? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने महीने? 3 महीने। सो 1250 आ गया क्या? कितना आ गया भैया? 1250 पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया।
ये हमने लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, P&L में डाला होगा या नहीं डाला होगा, और नहीं डालना था या डालना था, तो मैंने नहीं डाला तो डाल दूं ना भैया। इसी का डेप्रिशिएशन भैया कितना था, 1250 से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। डेप्रिशिएशन की मैं जानबूझ के एक गलती किया, पिंगोलिया बहन बता ना, बहन भूल गई, सोहम भाई बताना डेप्रिशिएशन की मैं एक गलती किया। मेरा दोस्त बिल्कुल सच्ची बोला भैया। ये डेप्रिशिएशन बताओ 2008 में लगेगा या 2009 में भी लगेगा, आने वाले हर साल में लगेगा। अब बताओ कौन सा मेथड बोल रहा, अगले साल का डेप्रिशिएशन बताओ 3 महीने का है या 9 महीने का, हाँ पूरे साल का। सो प्यारे दोस्तों, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 50,000 का लगाता, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल लूँ 48,750, और अगले साल का डेप्रिशिएशन इसका 10%, 10% ऑफ 48,750, बोले तो 4,850, 4875 होना चाहिए ना, है ना। याद आया ये, तो अगले साल का डेप्रिशिएशन कितना डालूं, 4875। पक्का आ गया, पक्का आ गया, आ गया संचित भाई। किसी को नहीं आया तो रोक लो और पूछ लो, क्या मैं आगे चलूं। प्यारे दोस्तों, मेजर रिपेयर की ट्रांजैक्शन आ सकती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ ये कहीं एक्स्ट्रा है या एनसीईआरटीएन है, हाँ बोलो दोस्त। मेजर रिपेयर 50,000 की करी, कहते हैं गलती से P&L में डाल दी तो प्रॉफिट कम हो गया, सही करने के लिए जोड़ दिया, आ गया। डेप्रिशिएशन की बात आ गई। अब इसी के अंदर दूसरी एडजस्टमेंट भैया, हमारा अकाउंटेंट ने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया 2007 का बाय ₹20,000, मतलब बताओ 20,000 क्लोजिंग स्टॉक क्या किया, ज्यादा दिखा दिया। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट जरा देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरफ आता है, 20,000 कम दिखाया है या ज्यादा। अच्छा कोई बता दो, बेफजूल में 20,000 का स्टॉक बढ़ा दिया तो डेबिट साइड बढ़ी या क्रेडिट साइड बढ़ी। 2000 किस साल की बात करता है, साल की। 2007 का क्रेडिट साइड में ज्यादा डालने से प्रॉफिट सही आया होगा या बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा। 2007 का प्रॉफिट सही नहीं है, बताओ सही करने के लिए क्या करूं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करूं भैया, माइनस, माइनस करूंगा ना। किसी को नहीं याद हो तो पूछ लेना, पक्का। कोई मेरा मित्र याद दिलाओ, इसका ट्रीटमेंट एक और पड़ता था। आपकी बारी मेरे भाई। प्यारे दोस्तों, कोई मित्र जानते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में 2008 के ट्रेडिंग अकाउंट के कहां आएगा, डेबिट में। डेबिट कम होगा या ज्यादा होगा, डेबिट का मतलब कमाई ज्यादा हो गई या खर्चा ज्यादा हो गया। तो बताओ इस साल का प्रॉफिट सही आया या कम आया। तो इस साल का प्रॉफिट सही करने के लिए 20,000 उसमें क्या करेंगे, ऐड। मेरी बहन ये आया, ये वाला आया। अच्छा, अब अगले साल ये स्टॉक डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगले साल कहाँ आएगा कृष्णा, डेबिट में। डेबिट का मतलब कमाई या खर्चा, खर्चा ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट सही हुआ या कम हुआ, सही करना है तो प्रॉफिट को जोड़ दूं ना। क्लोजिंग स्टॉक की ओवर और अंडर वैल्यूएशन का इंपैक्ट 1 साल पड़ता है या 2 साल पड़ता है, पक्का। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी एंट्री है ना भैया, पक्का एनसीईआरटी, इसको नहीं छोड़ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये सबसे धाकड़ क्वेश्चन है। फिर सी एंट्री में एग्जैक्ट एनसीईआरटी की कहानी सुना रहा हूं, कहता है एस्टिमेटेड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय ₹40,000 ईच ईयर। हर साल मेरा खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 40,000। अच्छा बताओ ये किस में से घटाऊं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, या एवरेज निकाल के उसमें से घटाऊं, एवरेज निकाल के उसमें से घटाऊं। एकदम सही है प्यारे दोस्तों, लेकिन मैं हर साल से अगर मैनेजमेंट कॉस्ट घटा दूं तो एवरेज से अपने आप ही कम हो जाएगा ना, एफएनपी का इफेक्ट आ जाएगा ना। क्या ये आया प्यारे दोस्तों, पक्का आया। अब मैं प्यारे दोस्तों हर साल का क्या निकाल लूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा, गुडविल नहीं आएगी या आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, गुडविल के ट्रीटमेंट का ये बड़ा क्वेश्चन पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मेजर रिपेयर को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्लियर भैया, क्या ये याद आ गया गुजरा जमाना, क्या मैं आगे चलूं। किसी को नहीं आए तो रोक के पूछ लेना बहन, पूरा आ रहा है।
तेज तेज चलना, जम के चलना, जमा के चलना। हाँ मेरे भाई। नहीं दोस्त, रिपेयर तो मैंने एक बार ही करी, तो P&L में एक ही साथ डालूंगा, हर साल नहीं डालूंगा ना तानिश। नहीं दोस्त, पिछले साल का प्रॉफिट अगले साल जाता ही नहीं, पार्टनरशिप में तो पार्टनर से बढ़ के खत्म हो जाता है। चलो दोस्त आगे पूछता रहिए भाई ऐसे। चलो भैया आगे। अच्छा, कौन सा मेथड चल रहा था? पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड भैया? इसका बढ़िया वाला नाम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहाँ भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का हमने कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। प्यारे दोस्तों में फिर चला केस नंबर कौन से पे चला? 4 पे। 4 नहीं, मेथड बदलेंगे अब तो, ये तो खत्म। सो वापस आ जाओ प्यारे दोस्तों। दूसरा मेथड कौन सा मेथड था भैया? सुपर प्रॉफिट मेथड। दोबारा बोलो कौन सा मेथड भैया? अब प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से चलते रहना। प्यारे दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड कितने लोगों को भूल गए हैं? बिल्कुल, मैं उसको अंदाजा ले लूँ, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लेना जो बिल्कुल भूल गए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर एकदम अच्छा लेवल नहीं लेता, थोड़ा बेस लेवल से लेता हूँ। केस 1 ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों, मालिक हमारे फर्म के अंदर एबीसी मालिक थे। एबीसी मालिक ने पैसा लगा रखा था। मालिकों ने जो पैसा लगा रखा है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या भैया? जनरली कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लो मालिकों ने पैसा लगा रखा है 7 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? कोई बैलेंस शीट दे दूं तो कोई प्यारा बता दो ना, इसका बेस्ट तरीका निकालने का क्या? नहीं रमन, उससे गलत आएगा और बहुत फंस जाएंगे। और 12वीं के अंदर आसान होता था, सीयूटी में तो पक्का ट्रैप हो जाएंगे। इसका दूसरा तरीका मैंने बताया। हाँ, गुड रातावाल कहता है सारी असेट्स की मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स। इसको निकालने का तरीका क्या है भैया? रियल मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी की आज की वैल्यू। आया भाई? रमन सिंह क्या था? दोबारा बताओ क्या करेंगे? सारी असेट्स की मार्केट वैल्यू जोड़ लेंगे और उसमें से जो बाहर वालों का पैसा देना है आउटसाइडर लायबिलिटी वो घटा देंगे, तो मालिकों का पैसा आ जाएगा ना। लायबिलिटी साइड से कैपिटल जोड़ के कभी मत चलना भैया, बहुत ट्रैप होते हैं, फंस जाएंगे उसके अंदर। क्या इतनी बात आ गई? तो दोबारा बताओ, अभी तो बिगिनिंग से चल रहा हूँ, इसको मैं निकालना भी बताऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने लाख है? दोबारा बताओ प्यारे दोस्तों। दूसरा शब्द था नॉर्मल रेट। क्या था भैया? हमारी इंडस्ट्री में कोई भी नया नाड़ी से नाड़ी आदमी पैसा लगाए तो कितना परसेंट कमाएगा? 10%। फिर प्यारे दोस्तों एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने बहुत बार निकालना सीख लिया ना, सिंपल एवरेज से या वेटेड एवरेज से। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन हो तो हटा देंगे ना। हमारा एवरेज प्रॉफिट था प्यारे दोस्तों, देख के बताओ कितने हजार? चिल्ला के 90,000। कहता है प्यारे दोस्तों हम 2 साल आगे हैं किसी पुराने नए बिजनेसमैन से। 2 साल आगे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने साल भैया? 2 साल। कहता है गुडविल निकालो कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस आना दोस्तों, कोई बता दो सबको हमने कितना पैसा लगाया? ध्यान से देखो, जिन लोगों को बेसिक भूल गए वो दोबारा से देखो। 7 लाख लगाया हमने। 7 लाख लगा के आम आदमी कितना परसेंट कमाएगा? 10%। तो आम आदमी हमारे जितना पैसा लगा के कितने हजार कमा लेगा दोस्तों? 10% ऑफ 7 लाख रुपीज बोले तो कुछ और, या 70,000? 70,000 कमाएगा आम आदमी। भैया एक बात देख के बताओ, हम कितना कमाते हैं? 90,000। कम या ज्यादा? डुपर है या सुपर है? हम आम आदमी से कितने रुपए सुपर हैं? प्यारे दोस्तों लोग इस फॉर्मूले को रटते हैं, बिल्कुल मत रटना। आम आदमी कमाता है 70,000, हम कमाते हैं 90,000। 20,000 सुपर है। कोई बता दो हम कितने साल तक सुपर बने रहेंगे? 2 साल। 1 साल में हम 20,000 कमाते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज बोले तो 2, बोले तो 2 साल आगे हैं। हम 2 साल में कितने फालतू कमाएंगे? आर यू गॉट इट? दिस इज विच मेथड? सुपर प्रॉफिट। इसका बढ़िया लेवल लेते हैं, तेज तेज जल्दी से स्पीड लगा के। कीप लिटिल फास्टर दोस्तों। नेक्स्ट वन इज टाइम ही उड़ गया भैया करते करते। बताओ टच नहीं कर पाए गुडविल के वैल्यूएशन को। थोड़ा टॉपिक बड़ा है क्योंकि ये एक चैप्टर जाएगा तो इसके साथ रिटायरमेंट और डेथ भी अपने आप ही मान लिया जाएगा, होंगे तो एक जैसे हैं। तो थोड़ा सा मैं तेज नहीं चल सका ज़्यादा, और ना ही चलना चाहूँगा क्योंकि पहले लग रहा था कि छोड़ के चल लूँ, फिर देखा पीछे पूछने में तो लोग अटक रहे थे तो फिर ठीक नहीं था। तो
पूरा बेसिक करके ही चलेंगे। टाइम ख़त्म हुआ, कोई चिंता नहीं। कल संडे है, कल क्या है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा अच्छा पढ़ा दूँ, एक अच्छे कॉलेज में आपको भर्ती करा सकता हूँ, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। और आपका भी सामर्थ्य है, आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो विचार आता है कल की क्लास रख लूँ। बोलो जी, बोल भाई, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, अगले हफ्ते मैं ये सब्स्टिट्यूट क्लास रख रहा हूँ। अगले हफ्ते हो सकता है मेरे को किसी ऑफिस के काम से, चंडीगढ़ किसी काम से जाना पड़ेगा ऑफिस के, तो भैया मैं उसकी एडवांस क्लास पहले ही ले लेना चाहता था। तो कल मैं क्लास रख लेता हूँ 12 बजे, चलेगा? 7 बजे सुबह या 12 बजे? आदत बिगाड़ ली तुम लोगों ने अपनी, इसका मतलब खूब बिगाड़ रखी है। 7 बजे में क्यों दिक्कत नहीं, बढ़िया, तो ठंडे ठंडे आते। वैसे तो आजकल परमात्मा ने ठंडा ठंडा कर रखा है। सो चलिए मैं उस पर, ठीक है, कल कितने बजे मुकाला? तो 12 बजे मिलते हैं दोस्तों। 12 बजे ब्लॉक नंबर 7, कौन सा यूनिट है? 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ेंगे, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। वैसे तो 4 घंटे एक बच्चे के लिहाज से काफ़ी होते हैं, पर फिर भी अभी काफ़ी टाइम काफ़ी है या एक एडमिशन होना ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है, इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम भी बीच बीच में जब मेरे को सुलभ होगा तब तब देता रहूँगा। आप बहुत ध्यान से मज़े से करना। अकाउंट से मज़ा आया दोस्तों? अच्छा सा है। अच्छा, इन क्वेश्चनों को क्या एमसीक्यू की तरीके से करें तो हजारों क्वेश्चन निकल जाएंगे, कवर नहीं होंगे अकाउंट। इनको इसी तरीके से अकाउंट्स को करने का यही सुंदर तरीका है, और कहानियों से करना। और कोई भी चीज़ को नोट करें बगैर मत छोड़ना, नहीं तो पेपर के अंदर बैठ के याद आएगा, कुछ करा तो था, भूल जाओगे। तो पेपर से एक दिन पहले सारा ये छोड़ना है या रिवाइज करना है। अकाउंट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पूरा एकदम पूरा गो थ्रू करना है। और इस बार के बच्चों को तो पूरा बुक इकट्ठी करने की आदत भी नहीं है। फर्स्ट टर्म में कुछ किया, कुछ सेकंड टर्म में, ऐसा मेरा मानना है। मैंने थोड़ा एनालाइज किया, सेकंड टर्म का ताज़ा होगा, फर्स्ट टर्म का डूब गया होगा, इसीलिए फर्स्ट टर्म में थोड़ा जद्दोजहद ज़्यादा करेंगे। कल कितने बजे क्लास? तो लाइव वाले मित्र भी, कोई मित्र अगर रह गया हो आने से तो वो मित्र भी सबको बोल देंगे कल 12 बजे। ठीक, ब्लॉक नंबर कौन से में? बहुत मज़ा आएगा।